हाय एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ गिरी। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिए थे पुर्तगालियों का आगमन, ब्रिटिश का आगमन, डचों का आगमन, डेनिश का आगमन, फ्रांसीसियों का आगमन, किस तरह भारत में उनका वर्चस्व रहा है, कैसे कैसे शासन करते हैं। ये बेसिकली कर्नाटक का युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन में होता है, क्योंकि यहाँ पे अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी सत्ता पे कब्जा करने का ये लोग सोच लिए थे। क्योंकि व्यापार में सबसे ज्यादा जिसका भागीदारी होता था वह क्या करेगा, सबसे ज्यादा लाभ कमाएगा। तो ये लोग क्या करते थे कि अपने मुताबिक राजा बनाते थे। जैसे कर्नाटक में कुछ लोग सोचते थे कि ये राजा बने, कुछ लोग सोचते थे कि बी राजा बने। तो इस प्रकार जो लोग बी को सोचते थे, मतलब जैसे ब्रिटेन वाले बी को सोच लिए कि बी बार राजा बनाया जाए, और राजा बनता था तो उसको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता था। जैसे कि उसको मुक्त व्यापार करने के लिए बोलता था, बहुत सारे उपहार देते थे इसको, जो राजा बनाया ब्रिटेन वालों को, अंग्रेजों को, और फिर उसके बाद ये राजा बने तो फ्रांसीसियों को। तो इस प्रकार वो लोग अपने तरीके से वो लोग राजा बनाना चाहते थे। इसी के लिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध होता है। बेसिकली द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो दिल्ली में जिसका जहांगीर की मृत्यु के बाद कोई सत्ता पे कंट्रोल करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। जब कोई व्यक्ति नहीं था तो ये छोटे छोटे राज्यों में बिखर गए थे। छोटे छोटे राज्यों का तात्पर्य है कि जैसे कर्नाटक अलग हो गया था, बंगाल अलग, अवध अलग, ऐसे कुछ क्षेत्रों में बढ़ गए थे। जब क्षेत्रों में बढ़ गए थे तो कोई ऐसा शक्ति नहीं था कि जो पूरे भारतवर्ष को कंट्रोल कर सके। इस प्रकार कर्नाटक का युद्ध होता है। वह कर्नाटक के युद्ध में ये ब्रिटेन वाले हस्तक्षेप करने लगते हैं कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में। पहली बात तो युद्ध क्यों होता है, पहला पॉइंट है संघर्ष क्यों। तो ब्रिटेन और फ्रांसीसी कंपनी भारतीय सत्ता में हस्तक्षेप करने लगते हैं। हस्तक्षेप करने लगते हैं, ठीक है। हस्तक्षेप करने लगते हैं, अपने मुताबिक यहाँ पे राजा बनाना सोचते हैं। क्यों? क्योंकि पहला कारण इसका क्यों था, भारतीय सत्ता में क्यों ये लोग हस्तक्षेप कर रहे थे। तो यहाँ पे जो जहांगीर के मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पूरे भारत को कंट्रोल कर सके, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, ठीक है। वह मुगल सत्ता कमजोर हो गई थी जहांगीर की मृत्यु के बाद। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो पूरे भारतवर्ष को कंट्रोल करने लगे। इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस वाले दोनों भारतीय सत्ताओं में भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में पूरी तरह से हस्तक्षेप करने लगे। इसे संक्रमण काल बोला जाता है। संक्रमण काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग लोगों का वर्चस्व आने लगता है। अवध अलग हो जाता है, इधर बंगाल अलग हो जाता है, कर्नाटक अलग हो जाता है, तो अलग अलग भाग में टूटने लगता है। इसलिए इसे संक्रमण काल बोलने लगते हैं। सभी राजाओं को इसमें स्वतंत्र होने की इच्छा होने लगती है कि सब लोग स्वतंत्र होकर अपना काम करेंगे, स्वतंत्र होकर अपना कार्य करेंगे, स्वतंत्र होकर अपना काम करेंगे। इस प्रकार पूरा हस्तक्षेप भारत में चालू हो जाता है। किसका? ब्रिटेन वालों का और फ्रांसीसी वालों। इसी बात पे हो जाती है कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। देख लेते हैं अब कर्नाटक का प्रथम युद्ध। पहली बात तो देखते हैं संघर्ष क्यों आरंभ हो गया था। संघर्ष इनका आरंभ इसलिए हो गया था कि भारत और ब्रिटेन में अपने अपने सत्ताओं में हस्तक्षेप करने लगे थे। प्रशासनिक व्यवस्थाओं में उनका वर्चस्व धीरे धीरे आने लगा था। इसके बाद जहांगीर की जब दिल्ली में मृत्यु हो जाती है तो कोई
शासक नहीं हो रहा होता है कि पूरे भारतवर्ष को कंट्रोल कर सके, इसलिए इसे संक्रमण काल का भी दर्जा दिया जाता है। स्वतंत्र होने का कार्य करें, मतलब वह जब भी स्वतंत्र हो जाएंगे तो वो अपने हिसाब से पूरे भारतवर्ष को कंट्रोल करेंगे। इसके हिसाब से यह कर्नाटक का युद्ध होता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध आ जाते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ये देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले इतिहास विश्व का थोड़ा सा मैप देखेंगे तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये क्या है, यूरोप है और एक भारत वाला, ठीक है। भारत वाले क्षेत्र में यूरोप में कर्नाटक का प्रथम युद्ध में क्या हुआ था कि यह ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे एक जगह है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए यहाँ पे यूरोप में युद्ध चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए। तो यही युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हो रहा था। तो भारत में भी इनकी कंपनी कार्य कर रही थी, तो यह युद्ध यहाँ पे फिर से चालू, ये भारत में भी चालू होता है। तो वही होता है कि बेगानी शादी में दूल्हा दीवाना जैसा हो गया। युद्ध यहाँ पे चल रहा है और कंपनी जो यहाँ पे व्यापार करने आती है, आपस में भी युद्ध चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपने सब लोग देश के प्रेम से उलझे होते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी ये लोग युद्ध चालू कर देते हैं। तो बेसिकली यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, ठीक है। इसके बीच में कौन कौन आपस में युद्ध करते हैं? फ्रांसीसी और ब्रिटेन वाले। इनके बीच में क्या होता है, इन्हीं के बीच में युद्ध चालू हो जाता है। कहां पे? कर्नाटक में। इसीलिए इसे कर्नाटक का प्रथम युद्ध कहते हैं। इसीलिए इसे कर्नाटक का प्रथम युद्ध कहता है, क्योंकि इन दोनों का जो युद्ध होता है कर्नाटक वाले क्षेत्र में होता है, फ्रांसीसी और ब्रिटेन वालों का। जब युद्ध होने लगता है तो यहाँ पे एक संधि हो जाती है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में संधि हो जाती है। कौन सा? एक्स-ला चापेल की संधि। चापेल की संधि, एक्स-ला चापेल की संधि हो जाती है। कहाँ पे? भारत में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ समय बाद एक्स-ला चापेल की संधि हो जाती है। होती है और युद्ध समाप्त हो जाता है। संधि होने के बाद कहाँ पे युद्ध समाप्त हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया में युद्ध समाप्त हो जाता है तो भारत में भी युद्ध समाप्त हो जाता है। इस प्रकार कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्या से होता है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए ये लोग युद्ध लड़ते हैं। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। यह युद्ध बेसिकली 1746 में लड़ा गया था, ठीक है। 1746 से 48 के बीच में यह युद्ध चला था। 1746 से 48 के बीच में यह युद्ध चला था, क्योंकि उत्तराधिकार के लिए, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए यह युद्ध चल रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें एक्स-ला चापेल की संधि हो जाती है। एक्स-ला चापेल की संधि होने के बाद ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के साथ युद्ध खत्म हो जाता है, और युद्ध से खत्म हो जाता है उसके बाद भारत में भी युद्ध धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो जाता है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध आते हैं। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, इसमें बहुत सारी हानियां भी होती है, जिससे फ्रांसीसियों का सबसे ज्यादा हानि होता है, क्योंकि फ्रांसीसियों के जो
पैसे थे इसमें बहुत ज्यादा लगते हैं, इनसे इनकी सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। ठीक है, उसी प्रकार कर्नाटक का द्वितीय युद्ध आ जाते हैं। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध भी, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध लगभग 1749 में हुआ था। ठीक है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कहाँ पे होता है? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कर्नाटक के वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध भारत में कौन सा किसका सत्ता कर्नाटक में कार्य करेगा, इसलिए भारत में युद्ध हो जाता है। ठीक है, इसमें दो सेनाएं थी, कौन सी कंपनियां थी? पहली थी तो फ्रांसीसी कंपनी थी और दूसरी ब्रिटिश कंपनी थी। ब्रिटिश या अंग्रेज भी बोलते हैं, अंग्रेज वाली कंपनी थी। फ्रांसीसी चाहते थे कि वह चांदा साहब को राजा बना, चांदा साहब को क्या बना लिया, यहाँ का राजा बना लिया। चांदा साहब को राजा बनाया, चांदा साहब का समर्थन करते थे। और वहीं ये अमीरुद्दीन को समर्थन करते थे, ब्रिटेन वाले अमीरुद्दीन का समर्थन करते थे। ठीक है, इस प्रकार ये दोनों लोग इसको एक किसी और को समर्थन करता था, एक किसी और को, जैसे फ्रांसीसी चांदा साहब को, ब्रिटेन वाले अमीरुद्दीन के। इस प्रकार इन दोनों में युद्ध, कौन यहाँ का राजा बनेगा, इसी के सिलसिले में यहाँ पे कर्नाटक में युद्ध चालू हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद दक्कन का सूबेदार बनाने के लिए, उसी टाइम दक्कन का सूबेदार बनने के लिए भी युद्ध चालू हो जाता है। सूबेदार बनने के लिए तो इसमें फ्रांसीसी और चांदा साहब दोनों लोग मदद करते हैं और सूबेदार दक्कन का बन जाता है। कौन सूबेदार बनता है? मुजफ्फरजंग। दक्कन का जो सूबेदार बनता है मुजफ्फरजंग। इस प्रकार, और कर्नाटक का जो राजा बनता है, जो कर्नाटक का, वह चांदा साहब को बनाया जाता है। चांदा साहब को कर्नाटक का राजा बनाते हैं। इस प्रकार इसे अनिर्णायक युद्ध कहते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा निर्णय हो नहीं पाता, इसलिए अनिर्णायक युद्ध कहते हैं। अनिर्णायक युद्ध कहते हैं। अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि अनिर्णायक युद्ध किसे कहते हैं, तो कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है उसे अनिर्णायक युद्ध के रूप में जानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है। पहले कर्नाटक का प्रथम द्वितीय युद्ध देख लेते हैं। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक के कौन राजा बनेगा, कौन सूबेदार बनेगा, इसलिए युद्ध यहाँ पे कर्नाटक में होता है। प्रथम कर्नाटक के युद्ध में फ्रांसीसी और ब्रिटेन वाले मतलब हस्तक्षेप करते हैं। ब्रिटेन वाले सोचते हैं कि अमीरुद्दीन को यहाँ का राजा बनाया जाए और फ्रांस वाले सोचते हैं कि चांदा साहब को राजा बनाया जाए। चांदा साहब का वो लोग क्या करते थे? समर्थन करते थे। फिर उसी टाइम दक्कन के सूबेदार के लिए भी युद्ध चालू हो जाता है। दक्कन का सूबेदार के लिए जो फ्रांसीसी चाहते हैं वो मुजफ्फरजंग, और जो अंग्रेज चाहते हैं वो नासिर जंग को चाहते हैं। अंग्रेज जो चाहते थे वो नासिर जंग को चाहते थे। नासिर जंग को यहाँ का सूबेदार बनाना चाहते थे, लेकिन इनका हार हो जाता है अंग्रेजों को, और यहाँ का दक्कन का जो राजा बनता है मुजफ्फरजंग बन जाता है। किसकी सहायता से? फ्रांसीसी और चांदा साहब की सहायता से, मतलब फ्रांसीसी और चांदा साहब। और चांदा साहब यहाँ के कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। राजा कर्नाटक का राजा बन जाते हैं चांदा साहब। उसके बाद इसे अनिर्णायक युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से निर्णय नहीं हुआ कि राजा कौन बनेगा। अंततः राजा ये तो बन जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से निर्णय नहीं है, फिर से युद्ध चलता ही रहता है। इसी प्रकार इसे अनिर्णायक युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि फ्रांसीसियों की जो सेना थे धीरे धीरे उनको बुला लिया गया था भारत से। ठीक है, इसी प्रकार इसे अनिर्णायक युद्ध, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि तुम वहां गए हो व्यापार करने की, युद्ध लड़ने के लिए, इसलिए इनकी सेना बुला ली गई और द्वितीय युद्ध अनिर्णायक युद्ध की तरह समाप्त हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध।
कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी सप्तवर्षीय युद्ध इसे कहते हैं। कर्नाटक का तृतीय युद्ध, यह कर्नाटक का तृतीय युद्ध इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं क्यों? क्योंकि यह 7 सालों तक लगातार युद्ध चलता रहता है, इसीलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। यह यूरोप में होता है, लगभग यह यूरोप में यह युद्ध होता है। ठीक है, यूरोप में युद्ध होता है और यूरोप के युद्ध के लिए भारत में भी यही युद्ध चालू हो जाता है। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध में चालू हो गया था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए, उसीलिए तीसरा सप्तवर्षीय युद्ध कर्नाटक में भी चालू हो जाता है। ठीक है, इसे 7 सालों तक चलता है, इसे सप्तवर्षीय युद्ध इसलिए कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर वहां पे युद्ध चल रहा है तो ये भारत में भी लड़ने लगते हैं, भारत में भी युद्ध चलने लगता है, चलने लगता है। ठीक है, भारत में भी युद्ध चलने लगता है क्योंकि इसमें अंततः क्या होता है, फ्रांसीसियों की हार होती है। फ्रांसीसियों का हार होने का कारण था कि यहाँ के जो अच्छे से अच्छे डुप्ले नाम का एक राजा था, डुप्ले नाम का एक गवर्नर था, वह यहाँ पे शासन कर रहा था, उसे अंततः बुला दिया जाता है। और बुला दिया जाता है इसलिए यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी धीरे धीरे खत्म हो जाती है डुप्ले का, और इसके लिए फ्रांसीसियों की यहाँ पे हार हो जाती है। ठीक है, फ्रांसीसियों का अस्तित्व भारत में लगभग धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो पराजय होने के बाद क्या होगा, फ्रांसीसियों का अस्तित्व धीरे धीरे भारत में खत्म होने लगता है। खत्म हो जाता है। इस प्रकार फ्रांसीसियों का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसमें कहा जाता है कि अगर कर्नाटक वाले युद्ध में, तृतीय युद्ध में फ्रांसीसी हारने के बाद कहते हैं कि इसमें आप इसका वर्चस्व भारत में कोई नहीं रहता, कहीं कहीं अपना लोग फैक्ट्री स्थापित करते हैं और भारत से व्यापार करने लगते हैं, और यहाँ से पूरा अंग्रेजों का भारत में पूरी तरह से कब्जा हो जाता है, प्रशासनिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पूरी तरह पूरे भारत को ये लोग कंट्रोल करने लगते हैं, जो कि प्लासी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध में पूरी तरह भारत को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर जान लेते हैं फ्रांसीसियों के हार का कारण क्या था। ठीक है, एक पॉइंट है, फ्रांसीसियों के हार का कारण था क्या था। पहले तो यह युद्ध यूरोप में चलता है, तृतीय युद्ध फिर यहाँ पे भी चालू हो जाता है, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। फिर भारत में भी यही युद्ध चालू हो जाता है, भारत में भी यह युद्ध होने के बाद भारत में भी यह युद्ध चलने लगता है फ्रांसीसियों के हार होने के कारण। ठीक है, फ्रांसीसियों का जब हार हो जाता है तो भारत में धीरे धीरे इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। यह कर्नाटक का तृतीय युद्ध कर्नाटक वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। फ्रांसीसियों के हार का कारण क्या था। फ्रांसीसी की हार का कारण, फ्रांसीसियों के हार के कारण क्या था। पहली बात कारण क्या था, पहले तो ये जान लेते हैं कि यह एक सरकारी कंपनी थी, सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी का मतलब था कि इसे सरकार द्वारा इसे रजिस्टर किया गया था, सरकार द्वारा इसे बनाया गया था, इसलिए यह सरकारी कंपनी थी। यह व्यापार के उद्देश्य से भारत में आई थी। इससे पहले जो कंपनियां भारत में आई थी वो प्राइवेट कंपनियां थी, भारत से व्यापार कर रही थी। यही एक कंपनी थी जो कि सरकारी कंपनी थी और सरकार द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता था, सरकार द्वारा इसे चलाया जाता था। सरकार की मतलब दिशा निर्देश से यहाँ पे गवर्नर नियुक्त होता था, जो अच्छे गवर्नर थे यहाँ से निकाल दिए गए, मतलब भारत से बुला लिए गए, इसलिए हार का कारण सबसे बड़ी इसे भी माना जाता है। फिर यूरोपीय संघर्ष में उलझ गया।
यह यूरोप के संघर्ष में उलझ गए, यूरोप के संघर्ष में उलझ गए। उलझ गए का तात्पर्य है कि यूरोप में युद्ध होने लगता था तो ये भारत में भी लड़ने लगते थे। ये बेसिकली व्यापार करने के लिए आए थे लेकिन लड़ाई झगड़ा चालू कर दिए। और लड़ाई झगड़ा होने के कारण यह धीरे धीरे अपना जो संघर्ष में उलझने के मतलब है कि संघर्ष में उलझने से पूरा व्यापार का इनका नजरिया हट जाता है और धीरे धीरे व्यापार करने के नाते संघर्ष करने लगते हैं और उनका हार हो जाता है। तीसरा कारण क्या माना जाता है? तीसरा कारण अंग्रेजी इससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। अंग्रेजी कंपनी शक्तिशाली थे। अंग्रेजी जो कंपनी थी इससे ज्यादा बहुत शक्तिशाली थी क्योंकि वह जहाज रानी और उत्कृष्ट बंदूक हथियार तो गोला बारूद उनके पास, अंग्रेजों के पास इनसे ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए इनका हार हो जाता है। इनका एक कमजोर नौसेना रहती,